वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11 मार्च 2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके आपके 11/2/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 11/3/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/3/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 40 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल खरीदता है। फिर बोला गया कि यदि वह प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपये खर्च करता है पेट्रोल पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोल की प्रति लीटर की औसत लागत क्या है। यानी कि उन 3 सालों में उस पेट्रोल का औसत लागत प्रति लीटर कितना आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि पहला साल जो है पेट्रोल का दाम कितना था, 40 रुपये प्रति लीटर था। और टोटल जो है कितने रुपया जो है हर एक साल खर्च करता है, तो पहले साल में भी उसने जो है प्रत्येक साल 30,000 खर्च करता है। तो पहले साल में भी उसने कितना खर्च किया होगा, 30,000 खर्च किया होगा। तो अगर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 40 रुपये है तो 30,000 रुपये में उसने कितने पेट्रोल जो है खरीदे होंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ पर जो है 30,000 को क्या करेंगे, 30,000 को 40 से भाग दे देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, पेट्रोल का संख्या, यानी कि कितने लीटर पेट्रोल पहले वर्ष में खर्च की गई थी, यानी कि खरीदी गई थी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 0 चला के जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से 28, 4×5 = 20, 1 0 और, यानी कि 750 लीटर जो है पहले साल में पेट्रोल खरीदा गया था। फिर दूसरे साल में जो है कितने रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया, 50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया। लेकिन दूसरे साल में भी उसने खर्च कितना किया था, 30,000 ही खर्च किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूसरे साल में उसने कितने लीटर पेट्रोल खरीदे थे। तो प्रति लीटर पेट्रोल कितना था, 50 रुपये। खर्च कितना किया, टोटल 30,000 रुपया। भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 चला गया। 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। 3,000 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 लीटर। यानी कि दूसरे साल में 600 लीटर जो है क्या किया गया, पेट्रोल खरीदा गया। तीसरे साल का निकाल लेंगे, खर्च तीसरे साल में भी आपका कितना है, 30,000 है। अब प्रति लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 60 रुपये है। यहाँ पर भाग देंगे तो कितना चला आ जाएगा, यहाँ पर 0 चला गया। 3,000 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 लीटर। यानी कि तीसरे साल में कितना टोटल लीटर पेट्रोल खरीदा गया, 500 लीटर खरीदा गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उन 3 सालों का कुल खर्च और उन 3 सालों में खरीदे गए कुल पेट्रोल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तभी आपको क्या पता चलेगा, प्रति लीटर पेट्रोल की औसत लागत पता चलेगी। तो यहाँ पर जो है पहले वर्ष में भी 30,000 खर्च किया पेट्रोल पर, दूसरे वर्ष में भी 30,000, तीसरे वर्ष में भी 30,000। तो टोटल जो है उन 3 सालों पर पेट्रोल पर कितना खर्च हुआ, तो 30 × 90,000 रुपये जो है, कितना 90,000 रुपये जो है आपका क्या किया गया, पेट्रोल पर खर्च किया गया। और टोटल जो इस 90,000 खर्च करने पर कितना लीटर पेट्रोल जो है खरीदता है उन 3 सालों में, तो 750 यहाँ पर, 600 दूसरे साल में, 500 तीसरे साल में। तो टोटल कितने लीटर हो गए, 6×5 = 11, 11×7 = 18, यानी कि 1850 लीटर टोटल जो है उन 3 सालों में खरीदा जाता है पेट्रोल। यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पेट्रोल की औसत लागत आ जाएगी। यहाँ पर 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 3 बचा, 5 × 7 = 35। ऊपर काटेंगे तो 5 से तो 18×5 = 90 पे 2 0, यानी कि 1800 आ गया। 37 को क्या करेंगे, 37 से 1800 को भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं नीचे। आपका 37 से 1800 को भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार में 37 दूनी 74, आपका हो जाएगा 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 148। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 32, यानी कि 320। अब क्या करेंगे, 8 से यहाँ पर जो है देख लेते, तो 8 × 7 = 56, 5 8 × 3 = 24, 24 × 5 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आपका शेष आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। यहाँ पर पॉइंट जाएगा, यानी कि जो भी आपका पेट्रोल औसत लागत जो आएगा वह 48 पॉइंट समथिंग रुपये आएगा। तो 48 पॉइंट मात्र एक ऑप्शन में समथिंग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन रहा है। तो आपका अप्रॉक्स में जो आपका कितना आएगा औसत लागत 48.65 रुपीज आएगा। यहाँ पर अगर आप आगे भाग देकर देखेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बार ग्राफ में जनवरी से जून तक प्रति महीने में वितरक द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाता है। यानी कि ये जो है सभी जो है साल के नाम दिए गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और सभी महीने में जो है क्या दर्शा रहा है, साइकिल की जो है संख्या दर्शा रही है, जो कि प्रत्येक साल क्या की गई है, बेची गई है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्च की तुलना में अप्रैल में बिकने वाली साइकिल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मार्च में कितने साइकिल बेची गई है, तो मार्च में टोटल कुल मिलाकर 60 साइकिल बेची गई है। फिर उसके अगले महीने अप्रैल में जो है कितना बेचा गया, तो 105 साइकिल टोटल बेचा गया। तो मार्च में 60 साइकिल बेचा गया, अप्रैल में आपका 105 साइकिल बेचा गया। तो वृद्धि कितने की हुई, 60 से 105 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, तो 105 माइनस 60 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45। यानी कि मार्च से अप्रैल जाने पर 45 साइकिल की अधिक बिक्री हुई। और हमें तुलना किससे करना है, मार्च वाले कुल साइकिल के से तुलना करना है। तो टोटल साइकिल जो है कितना बिका था मार्च में, तो 60 साइकिल। तो नीचे 60 लेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो हल कर लेंगे तो यहाँ पर 20 तिया 60, 20 25 100 आपका चला गया। 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 15 25 75%, यानी कि 75% आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, जो कि मार्च से अप्रैल में वृद्धि हुई है साइकिल के बिकने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किराने की दुकान में लगातार 4 दिनों में 3425, 3810, 3155 और 3610 की जो है क्या हुआ है, टोटल किराने में बिक्री हुआ है इतने इतने रुपये के। फिर बोला गया कि 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन में जो है उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि औसत बिक्री जो है कितना, यानी कि एवरेज जो है कितना बेचा जाता है डेली का, 3500 रुपया का बेचा जाता है। टोटल जो है कितने दिन तक बेचता है, तो 5 दिन तक बेचता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, कुल जो है 5 दिनों तक बेची गई किराने दुकान में जो है सामान का यहाँ पर कुल रुपया निकाल सकते हैं। तो टोटल जो है औसत आपका कितना था, 3500 रुपया पर डे, और टोटल जो है कितने दिन तक बेचा, तो 5 दिनों तक। तो दोनों को गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल योग निकल जाएगा, जो कि उन 5 दिनों में किराना दुकान द्वारा बेचा गया था। तो कितने रुपए के बेचे गए थे, तो 35 25 आपका हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 25 25, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175 पे 2 शून्य, यानी कि 17,500 का टोटल बेचा गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये 5 दिन का आ गया और 4 दिन का, ये जो है आपका 4 दिन का अलग अलग की बिक्री यहाँ पर 4 दिन की दी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन 4 दिनों की बिक्री का योग कर लेंगे। तो योग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे सभी को, तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 5 5 10, हाथ में 1, 2 1 3, 5 3 8, 8 1 9 1 10, हाथ में 1, 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 1 20, हाथ में 2, और हो जाएगा 3 चौक 12, 12 2 14 हो गया। कितना हो गया 14। तो ये जो है ऊपर वाला क्या है, 5 दिनों के किराना दुकान का कुल रुपये में योग है, नीचे जो है 4 दिनों का योग है। तो जब 5वां दिन का 4 दिनों से माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उन 5वें दिन का क्या निकल जाएगा, बिक्री निकल जाएगा। तो 17,500 में से 14,000 जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा, 3500 रुपया बच जाएगा, जो कि आपके 5वें दिन में जो है किराना दुकान द्वारा बेचा गया था इतने रुपये का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 700 रुपये में एक कपड़े का एक टुकड़ा खरीदा गया था। फिर बोला गया कि उसे जो है 20 रुपया का
टेलरिंग चार्ज के लिए जो है मतलब कि 700 रुपये में ख़रीदा गया और उस पर जो है मरम्मत एक तरीके से यानी कि टेलरिंग चार्ज पर उसे जो है 20 रुपया और खर्च किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सारे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सारे 12% का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू इसका लिखेंगे। तो सारे 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि क्या है 12.5% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1 10 और हो जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा 25 25 125 25 चौक 100, 5 से काटेंगे 10 को कितना बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि 12.5% को हम लोग 1/8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या लिख लिया था 12.5% का 1/8, यानी कि हमें यहाँ पर से पता चलती है कि कोई भी वस्तु 8 यूनिट का जो कोई वस्तु था उस पर 1 यूनिट के लाभ पर उसे बेचा जा रहा है, यानी कि 8 यूनिट का क्या था उस वस्तु का सीपी था। तो उस वस्तु का टोटल जो है सीपी यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये जो है खरीदा था, 20 रुपये उसे जो है क्या मरम्मत करने पर एक तरीके से खर्चा है। तो टोटल जो है उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 720 रुपया हो गया, यानी कि टोटल जो है 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 720 रुपया। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि 8 यूनिट का कोई वस्तु था, 1 यूनिट के उसे लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया था, बेचा जाएगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू 720 रुपये, तो 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 90 बार में चला जाएगा। हमें क्या चाहिए कि उसने जो है कितने में बेचा, तो 8 यूनिट का सामान था, 1 यूनिट के लाभ में बेचा, यानी कि उसने कितने में बेचा 8 1 9 यूनिट में बेचा, यानी कि हमें 9 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 9 9 81, यानी कि उस वस्तु को 810 रुपये में बेचा जाएगा, तब उसे साढ़े 12% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि XYZ एक काम को क्रमशः 8 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वे एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए समय चाहिए। तो टाइम बराबर आपको मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय बराबर आपका क्या होता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे XYZ की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो X जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 8 दिनों में। फिर बोला गया कि Y जो है उसी काम को अकेले 20 दिनों में कर सकता है, Z उसी काम को अकेले 25 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 20 और 25 का क्या करेंगे LCM ले लेंगे। तो 8 20 और 25 का LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा तो 200 होगा। 8 20 और 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 200 होगा। 200 को 8 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 8 25 40 यानी कि 25 आ जाएगा। 200 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 200 को जब 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 200 को जब 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि X की इफिशियंसी कितनी है यानी कि कार्य क्षमता कितना है 25 है, यानी कि X एक दिन में 25 काम करता है। उसी तरीके से Y जो है एक दिन में कितना काम करता है 10 काम करता है। उसी तरीके से Z जो है एक दिन में कितना काम करता है 8 काम करना। और जब काम कौन करेगा तो काम जो है पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है समय यानी कि आपका टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या बताया गया कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल कार्य कौन सा ये जो आपका LCM आया वही आपका क्या होता है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य कितना है 200 है। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा था टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता निकालना है। तो यहाँ पर जो X की कार्य क्षमता कितनी है 25 है, Y की कितनी है 10 है, Z की कितनी है 8 है। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी तो 25 10 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 8 33 33 और 10 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से आपका क्या निकल गया समय निकल गया कि तीनों मिलकर उस काम को 200 बटा 43 दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 4 बराबर घन यानी कि क्यूब में पुनर्गठित किया जाता है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो है जब भी किसी वस्तु को किसी आकार में और उसे किसी पिघलाकर किसी अन्य आकार में जो है पुनर्गठित किया जाता है, तो हमेशा जो है किस आधार पर उसे पुनर्गठित किया जाता है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर पुनर्गठित किया जाता है। तो जो भी बदलाव होगा वो हमेशा जो है उसके आयतन हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो है क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि गोले का, किसके, गोले का जो है आयतन और ये आपके घन यानी कि क्यूब का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो गोले यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम यानी कि गोले के का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि घन यानी कि क्यूब के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है। तो आयतन का फार्मूला होता है ए क्यू, या फिर बोल सकते हैं ए क्यू, या फिर बोल सकते हैं साइड का क्यू यानी कि भुजा का क्यू होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ए क्यू, यहाँ पर साइड को हम लोगों ने यहाँ पर पहले ये मान लिया था, तो यह बोल सकते हैं ए क्यू या फिर साइड क्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस घन की भुजा की लंबाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसका स्फीयर का वॉल्यूम यानी कि आयतन का फार्मूला क्या था 4/3 पाई आर, यानी कि त्रिज्या जो है कितनी दी गई है गोले की, तो 4 सेंटीमीटर दी गई। तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। उसी तरीके से हमें क्या चाहिए, साइड क्यू चाहिए, यानी कि किसका भुजा चाहिए, क्यूब का भुजा चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर जो है टोटल कितने घन है, 4 घन है। तो यहाँ पर जो है एक घन का जो है ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो हमें क्या चाहिए, 4 घन का वॉल्यूम की ये बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका साइड निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ पर साइड बराबर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो साइड बराबर आपका आ जाएगा 64। 64 जो है किसका क्यूब था, 4 का क्यूब था। तो 4 आपका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट से बाहर चला जाएगा। पहले जो है मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। जैसे कि 64 पाई है बटा 3 है, ये तो आपका 4 4 चला गया तो कितना आ गया, 64 पाई बाई 3। इधर जो है क्यूब है, तो अब इधर जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट बनेगा तो 64 जो है किसका क्यूब रूट होता है, तो 4 का क्यूब रूट होता है। यानी कि 64 जो है किस संख्या का क्यूब रूट होता है, तो 4 का होता है। तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। पाई का ना तो क्यूब रूट के बाहर आएगा, ना ही 3 बाहर आएगा। तो ये जो पाई और 3 रहेगा वो आपका क्या रहेगा, क्यूब रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये जो है घन की भुजा की लंबाई आपकी क्या आ जाएगी, 4 इंटू यानी कि 4 इंटू पाई बाई 3 का क्यूब रूट सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस घन की भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 1000 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1144.9 रुपये हो जाती है। तो आपसे बोला गया फिर आगे कि जबकि उसका ब्याज यानी कि जो रेट है वो कैसा है, वार्षिक संयोजित है यानी कि एनुअल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज दर क्या होगा यानी कि रेट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में आपको करना क्या होता है, जो आपका अमाउंट दिया गया है यानी कि ये जो आपका क्या है अमाउंट यानी कि मिश्र धन है, और यहाँ पर 1000 रुपये आपका क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और यहाँ पर समय कितना दिया गया, 2 वर्ष टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर जो इस तरीके के प्रश्न में क्या करना होता है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल करना होता है। और जो यहाँ पर जितना वर्ष दिया गया है, जैसे कि 2 वर्ष दिया गया है तो 2 वर्ष का क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे बना देंगे। अगर 3 वर्ष दिया हुआ रहता तो क्यूब रूट बना देते, 4 वर्ष दिया हुआ रहता तो 4th रूट बना देते, 5 वर्ष दिया हुआ रहता तो 5th रूट बना देते। इस तरीके से ये प्रश्न का हल होता है। तो 2 वर्ष है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अमाउंट यानी कि आपका मिश्र धन कितना दिया गया है, तो 1144.9 रुपया दिया गया, और आपका मूलधन कितना दिया गया है, 1000 दिया गया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य और आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका अंडर रूट है, ये आपका क्या है, अंडर रूट है। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है
10,000 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर जो है अब हमें क्या चेक करना है कि यानी कि 11,449 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो है शॉर्टकट ट्रिक होता है इसका चेक करने का, जैसे कि कितना है आपका टोटल 11,449 है। तो सबसे पहले 9 जो है किस संख्या का इकाई अंक हो सकता है, एक तो 3 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है और एक आपका 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर ये जो है 2 अंक हटा देंगे, 2 अंक हटा देंगे तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर जो है देखेंगे किसका नज़दीक का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है 10 के नज़दीक का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। 10 लिखेंगे तो यहाँ पर अब देखेंगे कि या तो 103 का ये स्क्वायर बनेगा या फिर 107 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 × 11, जो यहाँ पर 10 वैल्यू पुट किए उसका क्या करेंगे 10 × 11 करके देखेंगे तो आपका कितना आता है, 110 आता है। कितना आता है, 110 आता है। तो क्या 110 से यहाँ पर 114 क्या है, ज़्यादा है। 110 से 114, ये 3 नंबर आगे वाला क्या दिख रहा है, 110 से ज़्यादा है, यानी कि छोटी संख्या नहीं होगी। अगर 110 से यहाँ पर छोटा होता तब छोटी संख्या होती है, 110 से बड़ा है तो क्या हो जाएगी आपकी, ये बड़ी वाली स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि ये जो है किसकी स्क्वायर है, 107 की स्क्वायर है। तो ये जो आपका स्क्वायर रूट यानी कि क्यू यहाँ पर जो है अंडर रूट निकालने का ये आपका वैदिक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है। तो यहाँ पर जो है कितना आ गया कि 107 आ गया। 107 का स्क्वायर कितना है, 11,449 है। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कोई भी मूलधन कितना है, 100 है और एक साल में जो है अमाउंट कितना बन जाता है, 107 बन जाता है, यानी कि 100 रुपये का कोई राशि पर 7 यूनिट का क्या हो रहा है, ब्याज लग रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, क्योंकि 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि आपका रेट यानी कि आपका दर जो है कितना % आ जाएगा, 7% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट का हल करेंगे। ब्रैकेट का हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11,415 आएगा। कितना आएगा, 11,415। यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर सारा पहले नीचे लिख लेते, 15 माइनस 9 इंटू क्या है, 9 इंटू 1/4 और 4 का 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेंगे, 4 का 3 यानी कि 4 × 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/, अब कितना हो गया, 12, यानी कि इसे जो है 9 × 1/12 लिख सकते हैं। हल कर लेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 से काट लेंगे तो 3 × 9, 3 चौक 12, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 15 चौक 60, 60 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 57/4 बचेगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा, तो 57/4 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है, 3:1 है। और बोला गया कि यदि आयत का क्षेत्रफल 310 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई लगभग में कितनी है। आपको क्या निकालना है, अप्रॉक्स में वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आयत की लंबाई लगभग में कितनी है, अप्रॉक्स में कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक आयत का चौड़ाई कितना दिया गया, इसे जो है दोनों जगह यक्स मान लेते ताकि आगे कन्फ्यूजन हो बनाने में। तो यहाँ पर जो है 1 × यक्स यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एक तरीके से यक्स, 1 × यक्स यानी कि यक्स। और यहाँ पर बोला गया कि चारों भुजाओं का योग जो है यानी कि परिमाप जो है इस आयत का कितना दिया गया, 3x दिया गया। तो यक्स और यक्स, ये तो आपका 2x आपकी क्या हो गई, टोटल चौड़ाई होगी। तो 3x में से 2x आपकी क्या हो गया, चौड़ाई होगी। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि 2 लेंथ की लंबाई, इधर भी लेंथ है इधर भी लेंथ है, यानी कि 2 लेंथ की लंबाई जो है कितनी है, x है, यानी कि 2l बराबर x है। तो l बराबर आपका क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यानी कि इस आयत की लंबाई कितनी है, तो x/2 है। तो अब हमें क्या पता चल गई, यहाँ पर x के अनुसार
लेंथ यानी कि इस आयत की लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। तो यहाँ पर उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई जो है कितना दिया गया, लंबाई जो है कितना आया कैलकुलेट करने पर x/2, और चौड़ाई कितना दिया गया x। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाता है, कुल क्षेत्रफल यानी कि टोटल एरिया हो जाता है। तो टोटल एरिया यहाँ पर कितना दिया गया, तो 310 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, जो कि दोनों तरफ आपका क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया। इधर जो है क्या करेंगे, क्रॉस यहाँ पर कर देंगे, तो x इंटू एक्स ये स्क्वायर, 2 को उधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, अप्रॉक्स में हमें वैल्यू आना है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो नीचे आपका क्या चला जाएगा, इधर अंडर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट आपका कितना हो गया, 620 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यक्स का वैल्यू लगभग में जो है किस संख्या के स्क्वायर के निकट आ रहा है, यक्स का वैल्यू किस संख्या के स्क्वायर के निकट आ रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या है, 620 है, तो 620 के नज़दीक किस संख्या का आपको स्क्वायर दिखता है, तो 25 का स्क्वायर आपको दिखना चाहिए, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। यानी कि 625 से थोड़ा सा कम है, यानी कि हम लोग इसे बोल सकते हैं कि 25 का स्क्वायर एक तरीके से। तो यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, यक्स का मान 25 लिख सकते हैं। यक्स का मान क्या बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आयत की लंबाई यानी कि लेंथ कितना है। तो लंबाई जो है हम लोगों ने क्या माना था, x/2, यक्स का वैल्यू कितना आया, 25, 25/2 आपका कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 12.5 सेंटीमीटर होगा इस आयत की लंबाई लगभग में। तो यहाँ पर जो है लगभग 12.5 के कौन सा नज़दीक आपको ऑप्शन दिखता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने अंडर रूट में थोड़ा सा बड़ा अंक ले लिया था। तो 12.5 से हमें क्या होना चाहिए, लेंथ की लंबाई 12.5 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर था यहाँ पर 625 क्या था, 620 से ज़्यादा था। यानी कि ये जो लेंथ हम लोगों ने लाया है कैलकुलेट करके, वो थोड़ा सा क्या होगा, 12.5 से कम होगा। तो 12.5 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12.45 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आपकी इस आयत की लंबाई आएगी। तो यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं ए बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 50% अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो बोला गया कि ए बी सी, तो यहाँ पर सी को क्या मान लेते हैं, 100%। कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो बोला गया कि ए जो है सी से 80% अधिक है, यानी कि सी अगर 100% है तो उसमें 80% अधिक, यानी कि ए जो है 180% है। फिर बोला गया कि बी जो है सी से 50% अधिक है, यानी कि सी अगर 100% है तो बी कितना हो जाएगा, 150% होगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 30 से काटेंगे तो 30 तक 180 और 30 पचे 150, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 6:5 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से 1350 रुपये कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि जो है कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या थी। तो सबसे पहले मैं पहले वाली वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी प्रिंसिपल खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी मूलधन खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि प्रति वर्ष जो है रेट यानी कि दर कितना है, तो 9% है। और जो है प्रत्येक वर्ष 9% अगर साधारण ब्याज लगता है तो टोटल जो है 5 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। अगर एक साल में 9% ब्याज लगता है तो 5 सालों में आपका कुल मिलाकर 9×5 45% ब्याज लगेगा। और इस 45% का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1350 रुपया दिया गया है।
कितना दिया गया है, इस 45% का वैल्यू यानी कि यहाँ पर साधारण ब्याज 45% के बराबर 1350 रुपया दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 से काटेंगे तो 45 दिया, यानी कि यहाँ पर निकल गया आपका क्या, 1% का वैल्यू कितने के बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि इधर 1% है। तो 100 बनाने के लिए इधर 100 से गुना करेंगे, तो इधर भी आपको 100 से गुना करना होगा। तो 100% का वैल्यू आपका कितना हो गया, तो 100% का वैल्यू आपका कितना हो गया, 3000 हो गया, यानी कि वह राशि कितनी थी, तो 3000 थी। तो इस प्रश्न का 3000 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में बोला जा रहा है कि पाई चार्ट 2017 और 2018 में डिटर्जेंट बाजार में कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी दिखाता है। फिर बोला गया कि बाजार की कुल कीमत 300 करोड़ से घटकर, यानी कि 2017 में जो है कुल कितने का जो है कुल कीमत बाजार की कितनी थी, डिटर्जेंट बाजार की कुल कीमत कितनी थी 2007 में, 300 करोड़ थी। फिर बोला गया कि वह घटकर 2018 में कितनी हो गई, 200 करोड़ हो गई। कितनी हो गई, 200 करोड़ हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी यफ की बिक्री में कितनी की कमी आई। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि 2017 में यफ की बिक्री और 2018 में यफ की बिक्री कितनी हुई है। तो यहाँ पर जो है टोटल बिक्री जो है कितना है 2017 में डिटर्जेंट में जो है कुल कीमत कितना है 300 करोड़। उसमें से यफ का जो है कितना भाग है, तो कुल का 10% जो है यफ का भाग है। कितना प्रतिशत, तो 10%। तो 300 का 10% कितना होता है, तो 30 होता है, यानी कि 30 जो आपका क्या है 30 करोड़ का डिटर्जेंट का यफ कंपनी द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया था, बिक्री किया गया था। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2018 में देखेंगे कि यफ कंपनी द्वारा 2018 में कितना डिटर्जेंट का बिक्री किया गया। तो कुल जो है डिटर्जेंट की बिक्री 2018 में कितनी थी, 200 करोड़ थी। उसका 13% जो है किस के द्वारा किया जाता है, यफ के द्वारा किया जाता है। तो 200 का 13% कितना होगा, तो 26 होगा। कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यफ की बिक्री में जो है कितने की कमी आई। तो 2017 में 30 करोड़ की बिक्री थी, 2018 में कितनी हो गई, 26 करोड़ की बिक्री हो गई। तो कितने की कमी आई, 30 से 26 हो गई, यानी कि 4 करोड़ की कमी आई। कमी किस में आई, 30 करोड़ से 26 करोड़ हो गई, यानी कि कमी 30 करोड़ में आई है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सुनना सुनना चला गया। आपका क्या हो गया, 40/3%। पूर्णांक में वैल्यू है तो पूर्णांक में आपका कितना आ जाएगा, 13.1/3%। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4:5:8 यानी कि 4:5:8 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल क्या करेंगे, जैसे कि अगर एक संख्या 4 है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/4। रेशियो 5 का 1/5। रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर जो है इसका क्या करेंगे, ये जो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, लेकिन हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर में वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे सभी संख्या जो भी संख्या दी गई है उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, तो 4, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो 40 जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या करेंगे, सभी संख्या में गुना कर देंगे। 40 यहाँ भी गुना करेंगे, 40 यहाँ पर भी गुना कर देंगे, 40 यहाँ भी आपका गुना हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 40 को काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। 5 से 40 को काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में चला जाएगा। 8 से 40 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी तीनों संख्याओं के व्युत्क्रम का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 10:8:5 यानी कि 10:8:5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट का हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7×6 42, 42 42 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 47, 47 में से 15 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना आएगा, 32 आएगा, यानी कि इस ब्रैकेट का अंदर का सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आया, तो 32 यानी कि 32 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सारा नीचे लिख लेंगे। तो 32
भागा आपका क्या है 4 है, प्लस ये जो आपका क्या है भागा है, तो भाग यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस 4 है, प्लस 18 को क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर भी भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 को 4 से भाग करेंगे तो 8, प्लस 2 माइनस 4 प्लस 6, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 6 16, 16 में से 4 गया तो आपका कितना आ गया 12, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये आपका क्या है 12 ही है, ये आपका ऑप्शन में क्या है 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु की सूची मूल्य कितना है 80 रुपये है, फिर बोला गया है कि एक ग्राहक इसके लिए 30 रुपये का भुगतान करता है, उसे लगातार 2 छूट दी गई है जिसमें से एक 50% थी, तो अन्य छूट क्या थी। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना 80 रुपये है, और उसमें से उस 80 रुपये में से क्या किया 50% की छूट दिया, तो 80 रुपये पर कोई वस्तु पर 50% का छूट देगा, यानी कि 80 का 50% छूट दिया तो बचा कितना, उसे जो है पहली छूट के बाद कितना में बेचना चाह रहा था, तो 50% में बेचना चाह रहा था, यानी कि 80 का 50% कितना होगा 40 होगा, यानी कि पहले छूट के बाद उसे जो है 40 रुपये में बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने अब 40 रुपये पर एक और छूट दिया और बेचा कितने में, तो 30 रुपये में बेच दिया, यानी कि 40 का सामान जो है अभी तक एक छूट के बाद वो वस्तु का सामान जो है कितने का रह गया 40 रुपये का रहा, लेकिन 40 का सामान दूसरे छूट के बाद कितने में बेचा 30 रुपये में बेचा, यानी कि छूट कितने का दिया हुआ, तो 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और छूट हमेशा किस पर दी जाती है अंकित मूल्य, तो दूसरा वाला अंकित मूल्य कितना है 40 है, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 चला गया, 4 से 100 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि उस वस्तु पर दूसरी जो छूट थी कितने प्रतिशत की थी, तो 25% की छूट थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि पी क्यू से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, फिर बोला गया कि यदि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को कर सकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन में बोला गया कि पी जो है क्यू से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, यानी कि पी अगर किसी काम का 1 यूनिट काम करता है तो उतने ही समय में पी जो है क्यू का 2 गुना काम करेगा, यानी कि 2 यूनिट काम करेगा। तो ये क्या निकल गया आपका पी आर क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर यानी कि कुल कार्य बराबर आपका क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय होता है, या फिर समय बराबर आप बोल सकते हैं कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालना होगा कि करना कितना काम है पी आर क्यू को मिलकर। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्यू जो है अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 36 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो हमें क्या पता है क्यू का कितने दिनों में अकेले कार्य कर सकता है तो 36 दिनों में, यानी कि हमें समय भी पता है और क्यू की कार्य क्षमता भी पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा एफिशिएंसी कितना है 1 है, क्यू का एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता 1 है, कितने दिनों में करता है तो 36 दिनों में करता है। तो ये आपका क्या होगा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए समय चाहिए कि दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। तो ये समय बराबर क्या होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो टोटल कार्य कितना है 1 इंटू 36 करना जो है टोटल। अब हमें क्या निकालना होगा पी आर क्यू की कार्य क्षमता। तो पी जो है 2 यूनिट काम करता है और क्यू 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में जो है कितना काम करेंगे तो 2 1 3 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा समय निकल जाएगा। तो 3 से काटेंगे 36 को तो कितना बार में चला जाएगा 12 बार में चला जाएगा, यानी कि 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि पी और क्यू मिलकर जब काम करेंगे तो उस काम को 12 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यक्स का मान क्या है यदि 21, 26, 49 और यक्स का माध्य यानी कि मीन जो आपका कितना है 32 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले चार टोटल संख्याएं कितनी है, चार संख्या, और उन चार संख्याओं का माध्य यानी कि मीन कितना दिया गया है 32। तो हम लोग क्या निकालेंगे, उन चार संख्याओं का योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, चार संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं, चार, उनका औसत कितना है 32, गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन चार संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 32 दूनी 64, दूनी आपका कितना होता है 128, यानी कि उन चार संख्याओं का योग कितना होगा 128 होगा। तो उसमें से क्या करेंगे, इन तीन संख्याओं का जो निश्चित संख्या दी गई है उनका योग माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन चौथी संख्या यानी कि यक्स का मान आ जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 70, 70 अब 20 90 यानी कि 96 हो जाएगा। तो 128 में 96 जब माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका माइनस करेंगे 128 माइनस 96 तो आपका कितना हो जाएगा 28 और 4 32 होगा, यानी कि यक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया 32। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस पुल की लंबाई जिसे 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 36 सेकेंड यानी कि 36 सेकेंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुल की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, पुल की लंबाई यानी कि ब्रिज की लंबाई जो है कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, यक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, सॉरी यक्स मीटर मान लेते, क्या मान लेते, यक्स मीटर मान लेते। तो यहाँ पर से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है यक्स, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 400। तो टोटल जो है दूरी कितना हो जाएगा, तो 400 प्लस यक्स मीटर टोटल दूरी हो जाएगी। और इन टोटल दूरी को जो है किस चाल से चलता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर जो है आपका चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि जो आपकी दूरी है वो किस में, मीटर में, समय भी आपका सेकेंड में है, तो चाल भी आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किसे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया आपका, दूरी बटा चाल, टोटल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल में समय हो जाएगा। तो कुल कितना समय लेता है, 36 सेकंड समय लेता है। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका यक्स का मान आ जाएगा यानी कि ब्रिज की लंबाई आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 400 प्लस यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 300 और 3 दूनी 600 हो जाएगी, यानी कि यक्स बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर आ जाएगी। तो यक्स जो है किसका हम लोगों ने मान माना था, तो ब्रिज की लंबाई का मान माना था। तो यक्स बराबर अगर 200 मीटर है तो ब्रिज की लंबाई भी कितनी होगी, 200 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए सी के 20% के बराबर है, क्या बोला गया कि यदि ए सी के 20% के बराबर है और बी सी के 40% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बी का 150% होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जो आपका परसेंट का वैल्यू ऐसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 होगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है, बोला गया कि ए जो है सी के 20% के बराबर है, यानी कि ए जो है ए इक्वल टू सी का 20% यानी कि 1/5 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है ए और सी का अनुपात कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ए बाई सी आ जाएगा 1/5, यानी कि अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। फिर बोला गया कि बी जो है सी के 40% के बराबर है, यानी कि बी और सी का भी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5 होगा।
तो ये जो आपका क्या है ए और सी का अनुपात है, ये जो आपका क्या है बी और सी का अनुपात है। सी क्या है दोनों जगह बराबर है, यानी कि दोनों एक ही अनुपात में है। तो यहाँ पर जो है ए का मान कितना यूनिट है 1 यूनिट, सी का मान कितना है 5 यूनिट, बी का मान कितना है 2 यूनिट है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी का 150%, तो बी जो है कितना यूनिट था 2 यूनिट था, बी जो है कितना यूनिट था 2 यूनिट था। तो 2 यूनिट का 150% कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट का 150% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हल करेंगे तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 50 से काटेंगे तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि 2 का 150% कितना होगा 3 होगा। यानी कि ऑप्शन से हमें चेक करना होगा कि कौन सी संख्या का मान 3 आएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि सी का क्या, यानी कि 5 यूनिट का 65% कभी भी 3 आएगा नहीं आएगा। ये जो भी वैल्यू आएगा वो किस में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। पॉइंट में हमें नहीं चाहिए, हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, और 1 का 300% कितना होगा, तो 1 का 300% 3 ही होगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, यानी कि 1 का 300% कितना होगा 3 ही होगा, और हमें चाहिए कितना था 3 ही चाहिए था। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन ही बनाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन जो है 42 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार करती है। फिर बोला गया कि यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसे जो है शॉर्टकट से बनाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल इंटू समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ट्रेन की गति कितनी है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति है। तो इस गति को, ये गति जो है कैसी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन जो हमें दूरी चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। और जो आपका समय भी दिया गया क्वेश्चन उस किस में, सेकेंड में है। तो हमें चाल को किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में उस ट्रेन की गति हो गई। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 42 सेकेंड और ये 25 सेकेंड के समय का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, समय का अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक खड़ा व्यक्ति है उसे 25 सेकेंड में पार कर देता है, यानी कि ये जो व्यक्ति को पार करता है वो ट्रेन की खुद की लंबाई को पार कर रहा है। जो बाकी बचा हुआ समय, उस समय में क्या पार करता है, प्लेटफॉर्म को पार करता है। यानी कि 42 - 25 करेंगे तो जो आपका समय आएगा उतने ही समय में क्या किया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया जाएगा। तो 42 - 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 17 कर देंगे, यानी कि इंटू टाइम करेंगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20, 17 दूनी 34, यानी कि कितना आ जाएगा, 340 मीटर आएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, तो 340 मीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइन ग्राफ, ये जो ग्राफ है आपका दिया गया है कि लाइन ग्राफ लगातार जो है 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 मैचों में उनकी बैटिंग औसत क्या है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि पहले मैच में उसने 20 रन बनाए, दूसरे मैच में 11 रन, तीसरे मैच में 78, इस तरीके से 6 मैच खेले और कुछ रन बनाए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके रनों का औसत क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी रनों का योग निकालेंगे और टोटल मैचेस से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो हल करेंगे, 20 और 11, 20 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 31, 31 और 78 आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 79, यानी कि 79, 79 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 109,
109 और 23 आपका कितना हो जाएगा, 109 और 3 112, 112 20 आपका कितना हो जाएगा, 112 और 20 आपका हो जाएगा 132, 132 आप 45 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 37, 37 और 40 आपका हो जाएगा 177, 177 और 58 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 177 और 58 यहाँ पर आप जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 7 15, 17 5 22 है, एक आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि कुल 6 मैचों में उस प्लेयर के द्वारा कितना रन बनाया गया, तो 235 रन बनाए गए हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, एवरेज यानी कि औसत चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल में से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर रनों का औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 3 18, आपका 5 बचा तो 6 9 54, तो 6 1 6, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6 1 6 4, यानी कि 6 7 42, यानी कि लगभग जो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जो आपका लगभग में अप्रॉक्स में जो आपका औसत होगा कितना होगा, 39.17 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है, यानी कि 15 सेब टोटल जो है 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है। फिर बोला गया कि 2 स्ट्रॉबेरी जो है 16 केले के बराबर है। फिर बोला गया कि 6 केले की कीमत 15 आलू के बराबर है। तो एक सेब की लागत 20 रुपये होने पर एक आलू की कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया है कि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है। यानी कि यहाँ पर से क्या निकल सकता है, 15 सेब की कुल कीमत निकल सकती है। अगर एक सेब की कीमत 20 रुपये तो 15 सेब की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, तो 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये हो जाएगी। और इस 300 रुपये जो है किसके बराबर है, 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, एक स्ट्रॉबेरी के वैल्यू निकल जाएगा। तो एक स्ट्रॉबेरी कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे 300 को तो 50 रुपये आ जाएगा। यानी कि एक स्ट्रॉबेरी जो है 50 रुपये उसकी लागत है। फिर जो है अगला लाइन में बोला गया था कि 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले के बराबर है। यानी कि एक स्ट्रॉबेरी की कीमत अगर 50 रुपये है तो 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। और इस 100 रुपये जो है कितने केले के बराबर है, 16 केले, यानी कि 16 बनाना के बराबर है। तो यहाँ पर एक बनाना की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 100/16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100/16। फिर बोला गया कि 6 केले की कीमत 15 आलू के बराबर है। तो अगर एक केले की कीमत 100/16 है, एक केले की कीमत अगर 100/16 है तो 6 केले की कीमत कितनी हो जाएगी, तो इंटू 6 कर देंगे। एक केले की कीमत 100/16, 6 केले की कीमत निकालना है तो इंटू 6 कर देंगे। और ये जो है टोटल कीमत किसके बराबर है, 15 आलू यानी कि 15 पोटैटो के बराबर है। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके एक आलू की कीमत आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी कि P बराबर आपका कितना आ गया, 5/2 रुपये आ गया। पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में ले आएंगे तो 5/2 का पॉइंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये। यानी कि एक आलू की कीमत कितना है, तो 2.5 रुपये, यानी कि 2.5 रुपये एक आलू की कीमत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ठोस गोले का आयतन 4851 मीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर यानी कि आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, गोला यानी कि स्फीयर का आयतन का ये फार्मूला हुआ। फिर हमें क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, इस गोले की त्रिज्या की लंबाई निकालनी होगी, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुल वॉल्यूम दिया गया, फार्मूला हमें पता है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, 4/3
पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर क्यू आपको हमें आर यानी कि त्रिज्या निकालनी है तो आर क्यू रहने देंगे। और टोटल वॉल्यूम आपका कितना दिया गया, 4851 मीटर क्यू दिया गया है। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका त्रिज्या की लंबाई आ जाएगी। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 चौक 44 हो जाएगा आपका 4 बचा तो 11 चौक 44, 1 11। तो यहाँ पर आर क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर 441 जो है किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। और 21 का क्यूब नहीं, सॉरी 21 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है। और साथ ही 21 एक आपका इधर भी चला जाएगा, यानी कि ये जो आपका क्या है 21 का क्यूब है। किसका, 21 का क्यूब है, बटा नीचे टोटल जो है कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8 किसका क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब होगा। यानी कि आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 21/2 होगा। आर यानी कि त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, 21/2 मीटर आएगी। तो अब हमें क्या पता चल गई, त्रिज्या की लंबाई पता चल गई। तो यहाँ पर आर यानी कि त्रिज्या का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, 4, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, त्रिज्या कितनी आई है, 21/2, 21 को 21/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 चला गया, 7 से काटेंगे तो 7 या 21 हो गया, 22 दिया आपका कितना हो जाएगा, 66। 66 को क्या करेंगे, 21 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 छक्के 126, 12, 21 छक्के 126, अब 12 आपका कितना हो जाएगा, 138, यानी कि 1386 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, उस गोले का यानी कि उस स्फीयर का एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4, 5, 6 के द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बाई ऑप्शन इसे बनाने के लिए बता देता हूँ और इसे जो है बेसिक से भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन सीधा सा तरीका है कि हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या जो है 4, 5 और 6 से विभाजित हो रही है और वह 3 अंकीय में सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर जो है क्या 930 4 से विभाज्य होगी तो नहीं होगी, 930 4 से विभाज्य ही नहीं होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 छट गया। 900 क्या 4 से विभाज्य होगी, तो हाँ होगी। 900 क्या 5 से विभाज्य होगी, तो होगी। क्या 6 से विभाज्य होगी, होगी। यानी कि आपका 900 ऑप्शन 900 आंसर हो सकता है। 960 को भी चेक करेंगे तो ये 4 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 4 से नहीं कटेगी। 990 जो है क्या होता है, 4 से नहीं कटेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी छट गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, 2 संख्या मिल गई जो इन तीनों संख्याओं से कट रही है। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि 3 अंकीय की सबसे बड़ी यानी कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो कि 4, 5, 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 900 और 960 में से बड़ी संख्या कौन सी आपकी दिख रही है, 960 दिख रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बाई ऑप्शन से बनाने का तरीका। अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 6 है। तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, अब 3 अंकीय संख्याओं का निकटतम चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकीय संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या जो है 3 अंकीय कौन सी होती है, तो 999 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी कि हमें 999 के आसपास जितना पास जा सकते हैं उतना पास जाना चाहिए। यानी कि एलसीएम यहाँ पर क्या हो गया, 60 आया, उसका 60 के, ये जो है 60 के का जो वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो के का वैल्यू हमें क्या करना होगा, खुद से यहाँ पर अनुमान लगाना होगा कि के का वैल्यू क्या पुट करे जो कि 999 के नज़दीक लेकर जा सके। तो क्या यहाँ पर 17 गुना 18 गुना करेंगे तो 18 चक्कर 78 से हो जाता है, यानी कि 1080 हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, 4 अंकीय संख्या बन जाती है। 17 से गुना, अगर के का वैल्यू 17 मान लेते तो 17 छक 72 से होता है, यानी कि 1020 हो जाएगा। अगर इसे 16 से गुना करते, यानी कि के का मान 16 मानते हैं,
के का मान 16 मानते तो 16 पचे 80, 16 छक 96 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है टोटल जो संख्या कितनी आ जाएगी, 960 आ जाएगी, जो कि 999 के सबसे नज़दीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया बनाने का, बेसिक तरीका हो गया, और बाय ऑप्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। यानी कि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य पहले एसपी था और प्रॉफिट था, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पहले जो है एसपी था, तो अब कितने हो गए हैं, 3 एसपी, यानी कि 3 गुना हो गया एसपी। फिर बोला गया कि जब एसपी को 3 गुना यानी कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ कितने गुना हो जाता है, लाभ 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5p हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, पहले जो एसपी था, यानी कि पहले मान लीजिए एक वस्तु का एसपी था, उसका प्रॉफिट पी था, तो उसमें जो है एसपी में कितने की वृद्धि की गई, पहले 1 एसपी थी, अब 3 एसपी हो गए, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, तो 2 एसपी की वृद्धि हुई, यानी कि 2 विक्रय मूल्य की वृद्धि हुई। तो 2 जब विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई तो लाभ में कितनी की वृद्धि हो गई, तो पहले जो है पी प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने प्रॉफिट हो रहा है, 5p प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 4p की वृद्धि हो गई। तो जितना अधिक जो है विक्रय मूल्य, यानी कि जितना अधिक करके उसमें बेचा जाएगा उतना ही अधिक क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि जितना 2 एसपी है वो 4 प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पर से क्या निकल सकता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात निकल सकता है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4 बार में चला जाएगा, एसपी बाई प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य बटा लाभ आपका कितना आ जाएगा, 2/1। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, और एक वस्तु का लाभ कितने यूनिट है, तो 1 यूनिट है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं कि उस वस्तु का सीपी कितने यूनिट है। तो 2 यूनिट की कोई वस्तु जो है 2 यूनिट में बेचा गया और उसे 1 यूनिट का लाभ होता है, यानी कि उसे जो है उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का सीपी रहा होगा तभी तो 1 यूनिट का लाभ हुआ। तो सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका सीपी क्या आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आ गया एक वस्तु का 1 यूनिट, और उस एक वस्तु पर 1 यूनिट सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और उस पर लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। यानी कि हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा जो है किस पर निकाली जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी कितने यूनिट है, 1 यूनिट। परसेंट में हमें जो है जो प्रॉफिट चाहिए वो परसेंट में चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 से 1 आपका कुछ भी नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर उसे शुरुआत में 100% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।